जो प्रश्न चैप्टर का नाम है, अध्याय का जो नाम है वो है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम के बारे में आपको नंबर सिस्टम सिखाया जाएगा। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति यानी कि संख्याओं के बारे में इसमें पूरी तरह से आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो आओ हम शुरू करते हैं, संख्याओं के बारे में देखते हैं क्या है। संख्याएं जो हम यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में। मोटरसाइकिल लेनी है, कितने की है? 80,000 की है ये, तो 80,000 एक संख्या होगी। बिस्कुट का पैकेट लगाना है, कितने का है? 10 रुपए का है। 10 रुपए क्या होगी? एक संख्या होगी। 1 किलो चीनी लेनी है। तो ये सभी जो हम यूज करते हैं ये संख्याओं का यूज करते हैं। तो आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, ये संख्या कहाँ से शुरू होती है। तो जो हमारी संख्याएं हैं वे मूलभूत संख्याएं जो हैं, फंडामेंटल नंबर्स, वे हमारी केवल 10 होती है। मूलभूत जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मूलभूत संख्याएं 0 से लेके और 9 तक होती हैं। 10 संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं से ही हम अन्य कितने भी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो इनको बोलते हैं मूलभूत संख्याएं। और जो इनसे संख्याएं मिलकर बनती हैं उनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न संख्याएं। जैसे आपने ले लिया 25, 45, 89, 1125। ये इन संख्याओं से मिलकर ही व्युत्पन्न संख्याओं का निर्माण होता है। ये मूलभूत संख्या है और ये व्युत्पन्न संख्या है। अब जो हम डेली यूज करते हैं उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं दोस्तों, प्रकार नाम से पता चल रहा है प्रकृति, यानी कि ये जो संख्याएं हैं मूलभूत संख्याएं या प्राकृतिक संख्या यही होती है। अब ये जाति कहां तक और कहां से शुरू होती है? जो 1 से शुरू होकर और वे संख्याएं अनंत तक जाती हैं, गिनने में प्रयोग होने वाली। इनका प्रयोग गिनती में होता है। गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं। जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। वे प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर, गिनती में प्रयोग होने वाली जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इनको हिंदी अरबी संख्याएं भी कहा जाता है। आप लिख सकते हो इनको हिंदी अरबी संख्याएं। इन संख्या को हिंदी अरबी संख्याएं भी कहा जाता है। कहां से शुरू होती है दोस्तों? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलती जा रही है डॉट डॉट। कहां तक जा रही है? अनंत। अनंत मतलब जिसकी कोई डिफाइन नहीं किया जाता है, जिसे कोई सोच नहीं सकता है, तो ये अनंत होती है। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, इनको हिंदी अरबी संख्याएं भी कहा जाता है। नंबर 2, पूर्ण अंक, पूर्णांक, पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं दोस्तों? शून्य, शून्य, धनात्मक संख्याएं, व ऋणात्मक संख्याएं। मिलकर
पूर्णांक बनाती है। पूर्णांक शून्य, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या मिलकर पूर्णांक बनाती है, इंटीजर बनाती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलते जा रहे हैं दोस्तों अनंत तक। इधर माइनस में -1, -2, -3, -4, -5 माइनस इन्फिनिटी। पूर्णांक यानी कि धनात्मक इन्फिनिटी से लेकर ऋणात्मक इन्फिनिटी, ऋणात्मक अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं, इनको पूर्णांक कहा जाता है। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं कंप्लीट नंबर। अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को और ऐड कर देंगे तो हमें पूर्ण संख्या मिल जाएंगे। शून्य तथा धनात्मक होल नंबर, इनको बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याएं होल नंबर शून्य तथा धनात्मक संख्याओं को मिलाने पर प्राप्त होती है। अगर सॉरी प्राकृतिक या धनात्मक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण संख्याएं होल नंबर वे संख्याएं जो शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं को मिला देते हैं तो उन्हें होल नंबर कहा जाता है। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये चलते रहेंगे दोस्तों अनंत तक। प्यारे बच्चों, ये अनंत तक चलते रहेंगे 0 से लेकर। केवल इसमें क्या करा गया है, देखो प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू थी, 1, 2, 3, 4 से 1 से शुरू थी और अनंत तक जा रही थी। अगर हम 0 को छिपा लेंगे तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू है और अनंत तक जा रही है। केवल 0 को हमने इसमें मिला लिया, 0 इनके साथ ले लिया प्राकृतिक संख्याओं के, तो ये हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होगी, है ना, पूर्ण संख्याएं बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक बार अपने दिमाग में इन चीजों को बैठाना पड़ेगा आपको। ये चीजें ऐसी हैं, बार बार आपको इनको ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार इनको पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ क्या होती हैं, कहाँ से कहाँ शुरू होती है और कहाँ पे अंत होता है। पूर्णांक संख्याएं वे क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं ये क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी। ठीक है ना, बार बार इनको पढ़ना पड़ेगा। अगला आता है आपका परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। दोस्तों ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे परिमेय संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। जहां इसकी एक शर्त है दोस्तों, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हों तथा Q = 0। दोस्तों परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है।
और पी और क्यू क्या है, दोनों पूर्णांक, और पूर्णांक आप पहले ही पढ़ चुके हो, धनात्मक भी होती है, प्राकृतिक संख्याएं भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और जीरो भी होती है। और क्यू का मान जीरो ही होना चाहिए, जीरो को छोड़ के इन पूर्णांकों में से कोई भी अंक हो सकता है, तो वे परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे अब आप कहोगे कि ये तो जो है 1 है, ये कैसे परिमेय संख्या हो जाएगी? तो दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कोई सिंगल है, केवल एक ही डिजिट है, तो उसके बटे में ऑलरेडी 1 रहता है, उसे लिखो या न लिखो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखोगे, आपको दिखाना है कि पी बटे क्यू के रूप में हमें दिखाना है, शो करना है, तो बटे में 1 लिख दोगे, और नहीं दिखाना है तो कोई जरूरत नहीं है। जैसा आप कहने लगे -5 है, जिसके बटे में नहीं है, तो एक हर एक के बटे में रहता है, लिखो ना लिखो। जैसे हमने 3/2 कर दिया माइनस के, ठीक है, जिसके बटे में 2, 4, 6, 8, 10, 22 कुछ भी हो सकता है, उसकी एक अलग बात है। जिसके बटे में नहीं होता है, अब आप कहोगे 0 के बटे में नहीं है, तो इनके बटे में 1 लिख देंगे, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं, 1 से भाग दोगे तो वही अंक आएगा जो है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारी परिमेय संख्या है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब आती है दोस्तों अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। अभी हमने पढ़ा दोस्तों परिमेय संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में ले सकते हैं, और सत्य यह है कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं ले सकते बच्चों, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जिन संख्याओं को पी बटा क्यू के रूप में नहीं ले सकते हैं, जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों इन दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ये हमारे चैप्टर का बहुत ही जो है इनका अहम रोल है दोनों का, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होगा, तो इन्हें के बारे में और डिटेल से बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि परिमेय कैसी संख्या होती है और अपरिमेय कैसी संख्या होती है। तो ये चीज है कि परिमेय जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और इसकी 2 कंडीशन है दोस्तों, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और पूर्णांक आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होते हैं। ये आपको पहले ही बता दिया गया, पूर्णांक धनात्मक प्लस ऋणात्मक और प्लस 0 तीनों को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं वे पूर्णांक होती हैं, और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि बटे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बटे में 0 कर देंगे किसी भी अंक के, तो हमारा जो है नॉट डिफाइन आ जाएगा दोस्तों, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसे बोलते हैं अपरिभाषित। इसकी कोई मान नहीं है, चाहे आपको 10,000 के बटे 100 करना हो, 1,000 के बटे 100 करना हो, ये अपरिभाषित ही रहेगा। तो क्यू की वैल्यू हमेशा 0 नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी हो सकता है हमें। अब आती है दोस्तों वास्तविक संख्याएं। वास्तविक यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों को अगर हम मिला देंगे
तो उसे हमें वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी परिमेय और अपरिमेय को मिलाने से प्राप्त हो रही है। तो वास्तविक संख्याओं का भी इस चैप्टर में पूरे में बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या है। इसके बाद आता है दोस्तों भाज्य, भाज्य संख्या है। प्राइम नंबर, या इनको रूट संख्या भी बोलते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या? इसकी एक डेफिनेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी रूट संख्या भी इसको बोलते हैं, प्राइम नंबर। इसके केवल ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या, एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, अभाज्य संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाते हैं, लेकिन एक से बड़ी होती है। ये एक से बड़ी वे संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या कहलाती है। एक से बड़ी वे संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड के अलावा और कुछ नहीं हो सकता उसके गुणनखंड, तो वे क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्या। जैसे एक को नहीं लेना है, क्योंकि एक के जो है अगर आप फैक्टर करोगे एक के, तो एक का फैक्टर केवल एक होता है। और यहां पर शर्त ये रख दी जिसके केवल दो गुणनखंड हो। डेफिनेशन इसकी दूसरी बन सकती है कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना होता हो। विभाजित मतलब जो किसी और को भाग ना देता हो, केवल दो संख्याओं को भाग देता हो, एक से और स्वयं से। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक से भी भाग दे रहा है और स्वयं से भी दे रहा है, लेकिन इनका गुणनखंड कितना है? केवल एक है। और जिसके केवल दो गुणनखंड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल एक गुणनखंड है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है हमारी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अभाज्य संख्या का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी पढ़ाई के उसमें। अब कैसे दो के कितने गुणनखंड है दोस्तों? देखो, एक तो एक से कट जाएगा, एक दो से। अगर आपको एक से भाग दोगे, एक दूनी दो, कट गया। अगर आप दो को दो से भाग दोगे, दो ये कम दो, कट गया। तो केवल ये दो संख्या हो, इसके फैक्टर कितने हुए? एक और दो। इसके अलावा कोई इसका गुणनखंड नहीं है, केवल दो ही गुणनखंड है, एक और दो। ऐसे ही तीन के भी, इसके भी कितने गुणनखंड है? एक और तीन। अब तीन को आप डिवाइड करोगे, तीन को एक से करो, एक तिया तीन, अब तीन से करो, तीन ही कम तीन। और किसी संख्या से ये विभाजित नहीं हो रहा है, ये विभाजित कर रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं। और किसी संख्या से ये भाग नहीं दिए जाएंगे, केवल दो ही संख्या से भाग दिए जाएंगे, या तो एक से और या स्वयं से, या केवल दो ही गुणनखंड होंगे इसके, एक और तीन इसके दो गुणनखंड है। ये एक गुणनखंड ये हो गया और एक गुणनखंड आपका तीन हो गया इसका। ऐसी जितनी भी संख्याएं मैंने यहाँ पे लिखी है, उन सबके केवल दो ही गुणनखंड होंगे, इसका 1 और 11, इसका 1 और 13। एक तो संख्या वो स्वयं होगी और एक होगी, दो ही गुणनखंड होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें एक अंक की, एक संख्या की, तो इसका गुणनखंड केवल एक ही बैठ रहा है, एक से भाग भी हो रहा है और स्वयं एक भी एक ही है। तो दो गुणनखंड इसके यहाँ पे नहीं है, केवल एक ही गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हम इसको। अभाज्य संख्या ये है। इसमें एक बात आपको देखने में आ रही होगी दोस्तों, क्या खास बात देखने में आ रही हो? देखो,
ध्यान से नहीं है समझ में? चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में हम ही आपको बताएंगे। आपको दिख रहा होगा ये सारी जो है, अगर मैं यहां से गिनती करता हूं तो ये सारी कितनी संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं? इससे आगे की, 2 से आगे की सारी विषम संख्याएं चलती जा रही है। केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है, बाकी सारी विषम संख्या यहां से चलती जा रही है और आगे तक भी जितनी भी है ये सारी विषम संख्या ही चलती रहेंगी। ये सारी विषम संख्याएं चलती रहेंगी, केवल 2 एक ऐसी संख्या है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है दोस्तों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या। अगर वो बोलता है दोस्तों कि सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहां पे। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलेगा तो 2 आएगा, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या बोलेगा तो भी 2 आएगा, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या बोलेगा तब 3 आएगा। ये ध्यान रखना है, ये केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसमें दोनों ही गुण है, सम के होने के भी है और अभाज्य भी है, बाकी सारी विषम है। ठीक है, अगर वो पूछने लगा कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी, तो दोस्तों 1 से 50 तक 15 होती है। 51 से 100 तक अभाज्य संख्या 10 होती है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या। देखो ये आपका होमवर्क हो गया दोस्तों। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या मैंने लिखता जा रहा हूं। ऐसी संख्या केवल जो जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, यानी कि या तो वो 1 से कटेगी या स्वयं से कटेगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त किसी और अन्य संख्या से भाग नहीं दी जा सकती है, वे संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। मैंने आपके सामने लिख दिया कुछ संख्याएं, आप ढूंढ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, 100 तक तो मैंने पहले करा 1 से 50 तक कितनी भाज्य संख्या होती है? 50, 15 सॉरी। और 51 से लेकर 100 तक कितनी होती है? भाज्य संख्या 10 होती है। यानी कि 1 से लेकर 100 तक अगर पूछेंगे कितनी भाज्य संख्या होती है तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 15 प्लस 10 25 होती है। यानी कि 100 तक में अगर अभाज्य संख्या काउंटिंग करनी है तो कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है। 50 तक में काउंटिंग कराएगा तो 15 होती है। 51 से लेकर 100 तक में कराएगा तो 10 होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाज्य संख्या का रोल, ध्यान कर लेना इनके बारे में अच्छी तरह से। इनको रूट संख्या भी बोलते हैं। 1 से बड़ी वह संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, या इसकी दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है जो केवल 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित ना हो, उन्हें क्या कह लेते हैं? अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि इसके 1 से ज्यादा गुणनखंड नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या है? केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, इसके 2 गुणनखंड है नहीं, केवल 1 ही गुणनखंड है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से। 2, 3, 5, 7 ये चलती जाएंगी, 1 से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी, इसके अलावा किसी और से नहीं भाग दी जाएंगी। कटने का मतलब भाग देना। तो सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या 3। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो भी 2 ही रहेगी। तो इसके बारे में पूरा ध्यान रखना है आपको कि अभाज्य संख्या क्या है। इसको रूट संख्या दूसरा नाम बोला जाता है। ये तो दोस्तों हो गया भाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अब आती है भाज्य संख्या। कंपोजाइट नंबर। भाज्य संख्या कंपोजाइट नंबर। कंपोजाइट नंबर ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, या वे संख्याएं, ऐसी संख्याएं
जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। समझिए दोस्तों, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर ऐसी संख्या जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। इसमें क्या आते हैं? केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इसमें क्या है? केवल 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है ना, केवल नहीं लगाने के, इसमें 2 से ज्यादा कितने भी गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे आपने लिया 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 2000 चलते जाते हैं, कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। अब आप कहोगे कि 2 से ज्यादा कैसे गुणनखंड है? अब जैसे 4 के आपने फैक्टर करे, देखो फैक्टर इस तरह से करते हैं। 4 गुणनखंड, 2 दूनी 2 एकम 2, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए 4 के, 1, 2, 4। 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कटेगा ये, 4 से भी कटेगा ये। 6 के गुणनखंड 1 से कटेगा, 2 से भी भाग दिया जा रहा, 3 से भी भाग दिया जा रहा, 6 से भी भाग दिया जा रहा। देखो 1 से भी भाग दे दोगे आप 6 को, कैसे? 1 छिका 6 दिया गया। 2 से भी भाग दे दोगे आप 6 को, 2 तिया 6 कट गया। 3 से भाग दे दोगे आप 6 को, 3 दूनी, और 6 से भाग दे दोगे आप 6 को। तो इन संख्याओं के जो भाज्य संख्या होती है, इन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 कितने हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा ही होंगे। 2 नहीं होंगे ना, 2 से कम होंगे, 2 से ज्यादा ही होंगे। पहले लिख दिया, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य और भाज्य में अच्छी तरह से आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें और आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सिंपल तरीका है, अभाज्य केवल 2 गुणनखंड होते हैं, भाज्य 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अधिक का मतलब कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है मतलब। ठीक है, तो जैसे आपको दिखाया गया है कि 6 के कितने होते हैं, 8 के कितने होते हैं, तुम खुद ही कर सकते हो इसके फैक्टर। 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, आप देख लो 4 से भी हो रहा है और 8 से भी हो रहा है। इसी तरह से 9 का देखोगे तो 1 से भी हो रहा है, 1 से तो हो ही होगा, 3 से भी हो रहा है और खुद 9 से भी हो रहा है। 1 से ही भाग दिया जाएगा, 3 से 9 से ही भाग दिया जाएगा, 9 से 9 एकम 9 से भाग दिया जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर कहलाती है। उम्मीद है दोस्तों आज का जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी वगैरह है, आपको किसी भी सवाल के बारे में कोई संदेह है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे।